हेलो कॉम्पिटिटर्स। मुझे विश्वास है कि आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने जो कंपटीशन में पार्ट है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, और उसी चैप्टर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट कर रहे हैं। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, और अच्छा कंसेप्ट है। अगर हम लोअर क्लासेस की बात करें तो नीचे से लेके और आगे तक सोल्ट एंड इट्स हाइड्रोलाइसिस टॉपिक पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सोल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्जुगेट थ्योरी। तो लेट्स वी स्टार्ट सोल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस। डिस्कस किया आयनिक इक्विलिब्रियम में, और सोल्ट एंड इट्स टाइप्स एंड हाइड्रोलाइसिस ऑन बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट थ्योरी। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सोल्ट, सोल्ट होता क्या है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनते हैं। नाउ व्हाट इज सोल्ट? सोल्ट आर रिगार्डेड एज आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लाइक दैट। हमें पता है कि NaCl एक बहुत अच्छा सोल्ट है, बट इट इज पार्ट टू, इट हैव टू पार्ट्स, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसके पास एक पॉजिटिव पार्ट हो और एक ऐसा हो नेगेटिव पार्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्ट बोलेंगे। द पॉजिटिव पार्ट्स कम्स फ्रॉम बेस। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो किससे आता है? हमेशा बेस से आता है। एंड नेगेटिव पार्ट्स ऑलवेज कम फ्रॉम एसिड्स, एंड नेगेटिव पार्ट कम फ्रॉम एसिड्स। नाउ हाउ सोल्ट फॉर्म? एसिड एंड बेस आर कंबाइंड टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर, और डेल एच जो है इसके अंदर से रिलीज होती है। डेल एच पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्शन कैसी होती है हमारे पास? एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। तो हीट इसमें से क्या होगी? रिलीज होती है। ये हमारे पास सोल्ट की फॉर्मेशन का जनरल फॉर्मूला है। लाइक दैट वी आर टेकिंग HCl, it is dissociate into H positive and Cl negative part. NaH dissociate into Na positive and OH negative part. No cation comes from base and anions come from acid. तो ये बेस से कटायन आएगा और एसिड से क्या आएगा? अनाइंस, एंड इट विल फॉर्म ए सोल्ट। H and OH combine to form the S2 and heat released. This is the general process of formation of salt. हमें रिमेंबर क्या रखना है? बेस ऑलवेज कम फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट, सॉरी, पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज कम फ्रॉम बेस, एंड नेगेटिव पार्ट ऑलवेज कम फ्रॉम एसिड्स। दिस इज द जनरल पार्ट्स, और इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इसके अंदर आगे देखें टाइप्स ऑफ सोल्ट, तो सोल्ट की फर्दर टाइप्स कितनी हो जाती हैं? तो अलग अलग टाइप्स होती हैं। अगर हम देखें नॉर्मल सोल्ट्स या जनरल सोल्ट्स, देन एसिडिक सोल्ट्स, बेसिक सोल्ट्स, डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट एंड मिक्स्ड सोल्ट, ये अलग अलग टाइप्स हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जनरल जानने की कोशिश करते हैं कि फर्दर ये टाइप्स क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल सोल्ट की बात करें, तो जो नॉर्मल सोल्ट्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है, नॉर्मल एंड जनरल सोल्ट्स। सोल्ट फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन्स, replaceable hydrogen ions are called normal salts. Such a salt does not contain either a replaceable hydrogen ion or a hydroxide ion. ना तो इनके अंदर H आयन बनते हैं और ना इसके अंदर OH आयन होता है। इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोल्ट्स फॉर्म बाय द लॉस ऑफ पॉसिबल प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड नॉर्मल सोल्ट्स। कहता है ऐसे सोल्ट्स जो अपने H आयन को रिमूव कर देते हैं, या फिर बनने के बाद ना तो उसके पास H आयन होता है और ना ही उसके पास क्या होता है? OH आयन होता है, जैसे NaCl है। अब NaCl के पास ना तो H आयन है और ना ही इसके पास OH आयन है। ये देखो, ऑल दी सोल्ट्स विच डज नॉट हैव H आयन एंड OH आयन फ्री रिप्लेसेबल H आयन OH आयन की बात है। अगर इस कंपाउंड को देखेंगे हम तो इसमें डिसोसिएशन ऐसे होता है, एंड HPO3 ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें फ्री H आयन नहीं। ऐसे ही इसके अंदर भी Na पॉजिटिव, एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स H2PO2 नेगेटिव, इट्स आल्सो कॉम्प्लेक्स। यहाँ फ्री H आयन कहीं भी मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं जनरल सोल्ट्स,
या फिर नॉर्मल सोल्ट्स की बात करते हैं उसके अंदर। ठीक है। एसिडिक सोल्ट्स नाम से क्लियर है कि जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सोल्ट्स, या दूसरे शब्दों में सच सोल्ट्स स्टिल कंटेनिंग वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। जैसे इस कंपाउंड को देखे ध्यान से, तो हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, देखो इसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब डिसोसिएट होता है तो ऐसे डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। ऐसे ही ये डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और ये होता है SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? यहाँ भी हमारे पास है और यहाँ भी हमारे पास रिप्लेसेबल H आयन। पिछले और इस पार्ट में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ क्या लिखा है? H2PO4 है, यहाँ क्या है? HPO4 है। मतलब यहाँ PO4 पार्ट लगा है और PO4 जो है वो अपने आप में क्या होता है? स्टेबल होता है। PO4 3 नेगेटिव होता है। यहाँ भी निकालेंगे बाहर तो हमारे पास आता है PO4 3 नेगेटिव। PO4 3 नेगेटिव क्या है? स्टेबल है। तो इसमें से सोडियम बाहर आ गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया। लेकिन अगर हम पिछले पार्ट में जाके देखें तो वहाँ PO4 नहीं है। अगर थोड़ा सा हम बैक साइड में इस पार्ट को जाके देखते हैं तो यहाँ देखें PO3 है, यहाँ क्या है? PO2 है। PO4 3 नेगेटिव स्टेबल होता है, बाकी अनस्टेबल है, तो इस वजह से इसके साथ ये पार्ट जुड़ जाता है। अगर वैलेंसी देखें इसकी या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करें तो वहाँ ये पॉइंट हमें क्लियर होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों ही पार्ट्स में। दीज आर द एसिडिक सॉल्ट। नाउ व्हाट आर द बेसिक सॉल्ट्स? formed by the incomplete neutralization of fully acidic bases are called basic salts, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ब्रेन में रखना हमें। सच सोल्ट्स स्टिल कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सी आयंस, जिसके पास एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी आयंस मौजूद हो। जैसे इसके अंदर देखो हाइड्रोक्सी आयन है, इसमें भी हाइड्रोक्सी आयन है, इसके अंदर भी हाइड्रोक्सी आयन है और इसके अंदर भी हाइड्रोक्सी आयंस है। तो ऐसे सोल्ट्स जो है हमारे पास कैसे हो जाते हैं? दीज आर कॉल्ड बेसिक सोल्ट्स। अगले सोल्ट्स की अगर हम बात करें, डबल सोल्ट। दो सोल्ट कंबाइन होकर एक सोल्ट बनाते हैं, उसको हम डबल सोल्ट बोलते हैं। द एडिशन ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सोल्ट्स आर कॉल्ड डबल सोल्ट। सच सोल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, ये सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। व्हेन डिजोल्व इन वाटर दे ब्रेक इनटू द सिंपल आयंस, आयंस में टूट जाएंगे। जैसे हमारे पास ये सोल्ट है फेरस सोल्ट, ये फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, दैट इज आल्सो नोन एज द मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट भी कहते हैं इसको। तो यहाँ ये दो सोल्ट हैं, ये दोनों सोल्ट कंबाइन होके बना रहे हैं, और यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे देन इट विल डिसोसिएट इनटू Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, डिसोसिएट इनटू आयंस like that. Potassium sulfate, aluminum sulfate give the potassium potash alum, and it's also dissociate into Fe2 positive, SO4 2 negative और Al3 पॉजिटिव। इस तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ये इसकी खास बात है। दो सोल्ट कंबाइन होकर बनाते हैं तो। ठीक है। डबल सोल्ट के बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ भी देखने में लगेगा कि आपको दो सोल्ट कंबाइन में, लेकिन यहाँ एक खास बात है। कॉम्प्लेक्स आयन आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन, यदि आप इसको वाटर में भी डाल देंगे तो वाटर में डिजोल्व करने पर सिर्फ ये टूटेगा, काउंटर आयन जो बाहर का होता है वो टूटेगा, बाकी जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है वो आयंस के अंदर कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होते हैं और नॉर्मल कंडीशंस में भी क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। ये हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जस्ट इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास लास्ट टाइप जो हमने पढ़ी थी वो आता है मिक्स सॉल्ट। एक या एक से अधिक टाइप के जो सोल्ट हैं उनको हम कंबाइन कर दें देन इट इज कॉल्ड द मिक्स सोल्ट। डेफिनेशन से भी हमारा क्लियर है, द सोल्ट विच फर्निश्ड more than one type of cation and more than one type of anion when dissolved in water are called mixed salt। उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स सोल्ट कहते हैं। दे आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एसिड एंड बेस। एक एक से अधिक न्यूट्रलाइजेशन, एक या एक एसिड होगी एक बेस होगा, उससे हो सकता है। जैसे हमारे पास H2SO4 है, दैट इज द एसिड, NH दैट इज द बेस। दे आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एसिड एंड बेस। एक एसिड या एक से अधिक हो सकता है। तो जैसे ये एसिड है, ये बेस है, दोनों कंबाइन हुए तो ये साल्ट बना है। ये एसिड है, ये बेस है, ये कंबाइन हुई, हमारे पास क्या होना है, मिक्स सॉल्ट की फॉर्मेशन की। ठीक है। अगर हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो सिर्फ हमारे पास जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। लेकिन यदि हमने एसिडिक सॉल्ट लिया और फिर उसको हमने बेस के साथ मिलाया तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा मिक्स सॉल्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। ये तो जनरल डेफिनेशंस थी जो हमने इसके अंदर देखी और जानने की कोशिश की है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सोल्ट। अब देखो कौन सा ऐसा केस है जो एसिडिक सोल्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एसिडिक सोल्ट के एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ये एसिडिक सोल्ट का एग्जाम्पल है। ये एसिडिक सोल्ट कौन से होते हैं, जो फ्री एच आयन रखते हैं। तो इसके अंदर फ्री एच आयन है, तो ये क्योंकि वीक का मेंबर है तो आसानी से एच आयन नहीं दे सकता। क्लियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। मोर साल्ट में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। मोर साल्ट में अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था हमने, 5 आयंस होंगे, सल्फेट, आयरन, सल्फेट, अमोनियम। ठीक है। टोटल आयंस को काउंट करेंगे तो 5 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज अ सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल सोल्ट्स तो सभी को समझ में आ जाते हैं, लेकिन सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हमें माइंड कंसंट्रेट करना होता है इसको समझने के लिए। डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट विद cation or anion or both of salt to change the concentration of H एंड OH of water। कहता है किसी भी सोल्ट को जब तुम वाटर में डालते हो तो वाटर या तो कटाइन के साथ कंबाइन होगा, या अनायन के साथ कंबाइन होगा, या सोल्ट के साथ कंबाइन होगा, जिसकी वजह से एच आयन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमने एसिड और बेस को कंबाइन किया, हमारे पास बना सोल्ट प्लस वाटर। दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला, तो फिर वापस क्या बनेगा, एसिड एंड बेस। इस कंडीशन में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन जब हम रिवर्स रिएक्शन करते हैं तो डेल एच कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हमें उल्टा करने के लिए कहा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के तो बराबर होगा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट के क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। हमें पता है जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। क्लियर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट के बराबर होगा, तब जब रिएक्शन जनरल होती है। रिवर्स करेंगे रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास इनवर्स ऑफ द किसका हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप ऑफ साल्ट। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स आएंगे और हमने फर्स्ट टाइप जो लेके चलेंगे वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप ऑफ साल्ट। जैसे एस्टोसोफोर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास इस सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो पहली टाइप लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर खास बात क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखो अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें से हमने पहले टाइप अभी डिस्कस की थी, तो 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप ए जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप ऑफ साल्ट। दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे एसिड तो क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, टाइप ऑफ साल्ट। तीसरी टाइप में हम जाएंगे तो देखो एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ स्ट्रॉन्ग, अब क्या हो जाएगा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप ऑफ साल्ट। और तीसरी कंडीशन में दोनों ही वीक हो जाएंगे, वीक एसिड और वीक बेस, टाइप ऑफ साल्ट। तो 4 प्रकार की कैटेगरी हम पढ़ेंगे और उनके अंदर हम अलग अलग रिजल्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हमारे पास आंसर्स इसके आ सकते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप ऑफ साल्ट। ठीक है। जी हाँ, जो याद रखने वाली बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कटायन होता है
एक पार्ट होता है अनायन। जो कटायन है, अनायन है, वो किससे आता है? एसिड से। और कटायन पार्ट हमारे पास किससे आता है? बेस से। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कटायन देखने में कौन कौन से कटायन है? सोडियम है, पोटासियम है, और एक देखा जाए तो बेरियम 2 पॉजिटिव। ये कटायन जब भी मिलेंगे तो हमारे पास कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेगेटिव पार्ट कौन कौन से हमारे पास? Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है। ठीक है। और आगे चल के एक आध केस में हमें आयोडीन भी मिलेगा, क्लोरीन का केस नहीं मिलेगा। अगर ये नेगेटिव पार्ट्स कहीं भी दिखाई दें तो एसिड कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि आपको स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानना हो तो कटायन और अनायन को याद रखें। कटायन में यदि हमारे पास ये हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस को बताते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, नाइट्रेट ये मौजूद हैं तो हमारे पास कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है। ठीक है। ये खास बात होती है। अगली बात, खास बात क्या होती है कि जैसे ही आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर टाइप है और उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हो तो उसकी इट नॉट हाइड्रोलाइसिस, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। स्ट्रॉन्ग का कभी भी साल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। जैसे वाटर डालोगे तो ये डिसोसिएट किस में हो जाएंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ऐसे आइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग की खास बात है नॉट हाइड्रोलाइसिस, कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्लियर? और हमें ये पॉइंट याद रखने की स्ट्रॉन्ग के इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स का और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैलकुलेट करने की बात आ जाएगी। पीएच बताओ कितना होगा? तो देखो NaCl हमारे पास है, वाटर में डाला, तभी हमने पढ़ा कि इसकी तुम सोचो कि ये हाइड्रोलाइसिस कर ले, ये H पॉजिटिव में टूट जाए, ये OH नेगेटिव में टूट जाए, तो ये इसके साथ कंबाइन होके, इसके साथ कंबाइन होके ऐसे बना ले, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। लेकिन यदि हम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो होगा क्या? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव में टूट जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो जो ओवरऑल सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या बढ़ गया? ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जितने एच आयन है और जितने ओ एच आयन है ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। तो रिएक्शंस में हमें ध्यान रखना होगा जितने ओ एच आयन है उतने हमारे पास क्या है? ओ एच आयन है। तो पीएच हमेशा क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखें। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन हमने क्या निकाला? हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। पॉइंट 1 क्लियर कर दिया हमने। क्योंकि H और OH आयन बराबर हो जाते हैं, सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। और सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो पीएच कितना होगा? 7। और इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेन में हमें अच्छी तरह से सेट रखना होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम वाटर डालते हैं हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, बल्कि ये अपने आयंस के अंदर जो भी सोल्ट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है। और उसके अंदर हमेशा OH और OH आयन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए पीएच कितना होता है? 7 होता है। लेट्स स्टार्ट टू द कम नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सेकेंड टाइप आती है हमारे पास। अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, सेकेंड टाइप हमने क्या लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था एसिड यदि स्ट्रॉन्ग है तो देखो एसिड हमेशा किस पार्ट से आती है? अनाइन वाले पार्ट से आती है। मतलब अनाइन का मतलब जो नेगेटिव पार्ट होता है वो। अब देखो यहाँ जितने भी इन सब के नेगेटिव पार्ट देखो, क्या आपने पीछे देखे तो वही है। सभी के पीछे देखो Cl नेगेटिव है, या फिर हमारे पास Br नेगेटिव है, या हमारे पास I नेगेटिव है। हेलोजन सारे आ गए। उसके बाद हमने दो लिखे थे, क्या लिखा था? SO4 2 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है। ठीक है। इसके अलावा कोई मेंबर हो तो बताओ। देखो SO4 Cl, SO4 NO3 Cl 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 KGI, ये सारे के सारे देखते पहचान जाए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या क्या पढ़ा था? ध्यान हो आपको, स्ट्रॉन्ग बेस में हमने पढ़ा था सोडियम, पोटाशियम और बेरियम 2 पॉजिटिव। ये स्ट्रॉन्ग बेस की निशानी है। वीक बेस में कौन कौन आते हैं फिर?
वीक बेस में हमारे पास एक मेंबर आता है कैल्शियम का, कैल्शियम का कहीं मेंबर मिलेगा तो वीक बेस में आएगा। और कैल्शियम के अलावा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास मिलेंगे। डी ब्लॉक में से आप देखो इसमें, अच्छा, कैल्शियम और एक अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ये वीक में आते हैं दोनों। उसके बाद देखो कैल्शियम, अमोनियम, फिर कैल्शियम, फिर जिंक। ठीक है, तो कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये हमेशा किस में आएंगे? वीक बेस में। क्लियर है? अब अगर हम वीक बेस की हाइड्रोलाइसिस करें तो कैसे होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमने एक एग्जांपल लिया वीक बेस का, वाटर के अंदर डाला, तो वाटर किस में टूटेगा? वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग है उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, मतलब उसके पास कोई नहीं जाएगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा जैसा वैसा है। वीक वाले के पास जाएगा। तो इन दोनों पार्ट में आप लोग देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है? वीक बेस है। पॉजिटिव पार्ट वीक बेस है। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, वीक हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा हमारे पास? स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ से जाएगा और इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। क्लोरीन कुछ नहीं करेगा। सेकंड स्टेप में देखो, जैसे OH आयन इसके पास गया, या इसको इस तरह समझ सकते हैं, इसमें टूट गया। अब इसका OH आयन इसके साथ जाके हाइड्रोलाइसिस कर लेगा तो क्या बना लेगा? NH4OH। और बताया स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं करता, तो स्ट्रॉन्ग जैसा वैसा वैसा रहेगा, H आयन इसके अंदर सोल्यूशन में मौजूद रहेगा। तो हमारे पास जो नेट सॉल्यूशन है, इसमें जो वैल्यू बढ़ी वो किसकी वैल्यू बढ़ गई? H आयन की वैल्यू बढ़ गई। और यदि H आयन की वैल्यू बढ़ गई तो नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और यदि एसिडिक हो जाएगा तो pH कितना होगा? 7 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। pH 7 से कम हो जाएगा। क्लियर है? तो वीक वाले हमेशा हाइड्रोलाइसिस करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको एक हम कंक्लूजन से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ साल्ट, कटाइन जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। सोल्ट इज कॉल्ड कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ये हमारे पास था NH4Cl नेगेटिव, ये हाइड्रोलाइसिस की हमने। और हमें पता है कि ये वीक बेस है और हाइड्रोलाइसिस वीक की होती है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो ये देखो इसके साथ जाके हो गया। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस कौन सा है? कटाइन रिएक्ट विद, जो कटाइन हो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कॉल्ड कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा NH4OH, तो उसको बोलते हैं कटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। कटाइन ऑफ साल्ट विच हैज कम फ्रॉम द वीक बेस इज रिएक्टिव। साल्ट इज एसिडिक इन नेचर एज H आयन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ बाकी कौन कौन रिएक्ट नहीं करेंगे? इसका Cl नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्ट नहीं करेगा। और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास H पॉजिटिव। तो H आयन क्या होंगे टोटल सॉल्यूशन में? इंक्रीज। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7, एसिडिक होगा तो 7 होगा। और सॉल्यूशन टर्म्स ब्लू लिटमस टू रेड पेपर, एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल देगा? ये रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट है। और उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक देखें, तो हम पहले, उससे पहले थोड़ी टर्म्स आएंगे आपके पास, उनके ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं। बीच में एक पॉइंट आ गया आपका, यदि कहीं KH लिखा मिल जाए आपको तो ये समझ जाना KH हमारे पास होता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। KW आयनिक प्रोडक्ट होता है। Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और कैपिटल C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन बीच में भी आ चुके थे। इन टर्म्स का फिर से इस्तेमाल होगा तो इसलिए हमने बीच में एक बार इनको रिवाइज स्टेट में कर लिया। ठीक है, चलिए। अब कहता है कि KH, KW और KB के बीच में क्या रिलेशन? बहुत सिंपल सी बात इसने पूछने की कोशिश की है कि बताओ इन सब के बीच में रिलेशन क्या है? KH है, KW है, KB है। तो हमारे पास ये कोई कटायन है, हम कह सकते हैं इसको वीक बेस है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका OH आयन इसके साथ आ जाएगा, H आयन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। क्लियर? अब इस वीक हम फॉर एग्जांपल वीक बेस में हमने क्या ले लिया? अमोनियम आयन ले लिया। हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है वाटर के अंदर मिक्स, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH निकालें तो प्रोडक्ट अपॉन क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यदि सिर्फ इसका हम क्या निकालने की कोशिश करें?
के बी निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो के बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव और NH4 OH। इसका क्या मतलब है, कोई भी सॉल्ट है, जैसे मान लो ये हमारे पास है NH4 OH, ये बेस है, फिर अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर इन इक्वेशंस को हम आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, अब हम वाटर के लिए लेके चलते हैं। तीसरी रिलेशन हमने वाटर के लिए निकाली, तो वाटर हमें पता है KW ये वैल्यू होता है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, नाउ इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई किया थर्ड, तो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आई वो आई KH इज इक्वल टू KW/B। आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही यदि हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, H की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो आप लोगों ने डेरिवेशंस पीछे भी किया है। ये हमारे पास सोल्ट है, इसके हमने क्या कर दिया हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास लगा, इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, इस टाइम पे वैल्यू क्या थी 0। C क्या हो जाएगा C-H, ये हो जाएगा CH और CH। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हमारे पास ये होगा। और एसिड वाले मामले में हमें पता है कि H-1, सॉरी वीक एसिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो आगे जो हम इसमें वैल्यू बढ़ाएं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा सा देखें। तो आप लोग ध्यान करो, पीछे आप लोगों ने पढ़ा है के एच इजिकल टू क्या हो जाएगा CH²। एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और एच जो है इसका रूट कर दें तो KW/KB/C। ये जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी तरह से इस रिलेशन को डेरिवेट किया गया है। ऐसे ही पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोअर ऑफ एचाइन। अब एचाइन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो CH, एच की वैल्यू रख दें तो हमारे पास पीएच भी हमारे पास ये आएगा। ठीक है, हम दोनों तरफ नेगेटिव लोग लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बेस हमारे पास कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का मतलब हमारे पास जो कटाइन पार्ट है वो बेस है, और वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है वो वीक एसिड है। तो आप पहचानना आपको कटाइन पार्ट। तो बेस आप लोग पहले पढ़ चुके हो, सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव और Ba2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ से देखो, इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर भी सोडियम है, ये देखो एक और ऐड कर लो इसमें, Cn नेगेटिव साइनाइड, ना सॉरी Cn नेगेटिव में फल, के पॉजिटिव है इसके अंदर, Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, के पॉजिटिव। इनसे बाहर कहीं भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिल रहा होगा। क्लियर है। और वीक एसिड में हम पहले पढ़ चुके हैं, एसिडिक सेक्शन में वीक कौन कौन से मिलेंगे। वीक एसिड के अंदर हमारे पास एसीटेट आयन होता है, कहीं भी मिले तुम्हें। ठीक है, साइनाइड होता है, ये वीक को जनरेट करता है, CO3 2 नेगेटिव होता है, ये वीक को जनरेट करता है। ठीक है, और PO4 नेगेटिव, ये भी PO4 3 नेगेटिव होता है, ये भी वीक को जनरेट करता है। तो ये पहचानने का तरीका है वीक एसिड्स का। बाकी अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहचान लोगे तो बाकी हमारे पता लग जाता है वीक एसिड वीक बेस कौन कौन से हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग को पहचानना है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो करेगा नहीं, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, सोडियम पॉजिटिव, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। तो यदि आप लोग इसको वाटर में डिसोसिएट करोगे, देखो आयंस में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो नेगेटिव पार्ट के पास क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव, तो ये इसके पास चला जाएगा, और ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, तो ये सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा और OH आयन रहेंगे। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, बेसिक। कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, बेसिक। बिल्कुल जो पीछे पढ़ा था वही कंसेप्ट हमारे पास फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे किया था वही कंसेप्ट रिपीट हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, और नेट सॉल्यूशंस में ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस कैसा होगा हमारे पास, अनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, pH 7 से ग्रेटर देन होगा, और रेड लिटमस को ही किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास जो पीछे हमने किया था उस पार्ट का रिजल्ट है। अब हमारे पास एक टाइप और बचती है, ये रिलेशनशिप बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे निकाली थी वैसे ही सेम रिलेशन आएंगे जैसे हमने पीछे किया था, तो वही रिजल्ट्स हैं सेम। इनको लास्ट टाइम पे हम एक चार्ट में भी लेंगे। अब आता है हमारे पास वीक एसिड वीक बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी पार्ट है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस टाइप सोल्ट जो है वो क्या होंगे।
जब दोनों ही वीक होंगे तो वीक एसिड, और एक बार हमें ध्यान रखना है वीक बेस। तो जो नेगेटिव पार्ट है इसके अंदर, जैसे वीक एसिड में कौन कौन से आ जाते हैं, जिसके पास ये मौजूद वीक एसिड का पार्ट है, ठीक है। साइनाइड जिसके पास वो वीक एसिड का पार्ट है, CO3 2 नेगेटिव जिसके पास वो वीक एसिड का पार्ट है, ठीक है। और PO3, PO3 2 नेगेटिव का 3 नेगेटिव का पार्ट हो, ये कहीं भी मिलेंगे तो वीक एसिड आएंगे। और वीक बेस तो हमें पहले पता है, वीक बेस के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। वीक बेस के अंदर अमोनियम मौजूद है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मौजूद है, और जितने भी हमारे पास टेंशन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, सिल्वर हो, ये सभी के सभी किस में आते हैं, वीक बेस में आते हैं। यहाँ क्या होता है, दोनों ही पार्ट वीक है, ये पार्ट वीक है, ये पार्ट वीक है, तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, तो वीक एसिड और वीक बेस की फॉर्मेशन करेंगे। और मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस अकर्स ऑफ सोल्ट एज बोथ द कटायन एनाइंस आर रिएक्टिव। सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, क्योंकि दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। इट में बी एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ Ka और Kb। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज नियर टू 7। तो ये इसकी खास बात प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास वीक एसिड वीक बेस में हाइड्रोलाइसिस, अगर Ka बड़ा है तो कटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, Kb बड़ा है तो अडायनिक हाइड्रोलाइसिस है, दोनों बराबर है तो न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस है। नेचर, अगर एसिडिक है तो pH लेस देन 7 होगा, बेसिक है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, और न्यूट्रल है तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एक जनरल पार्ट्स है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो यही हमने रिलेशंस के अंदर किया। अब मैं एक आपको कंक्लूजन पे लेके आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और इसके साथ ही हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। कल हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर प्रॉब्लम करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना आपको, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा और कोई भी रिलेशन नहीं आएगी टाइप 1 में। यदि अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है उसी का रिजल्ट आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक सॉल्यूशन आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा, और ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अगर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट देखें हम, किसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट देखें, स्ट्रॉन्ग का, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, तो KW/KB, यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन तो बेसिक आएगा, KH KW/Ka। और KH क्या होगा, KW तो ऊपर रहेगा और Ka इंटू KB हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना हो, H निकालना हो, तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको एज इट इज ले लो, KW/KB इंटू सी। H निकालना है तो KW/Ka इंटू सी, और H निकालना है तो जो इक्वेशन उसको रूट कर दिया हमने। ऐसे यदि हमें क्या निकालना है, अगले पॉइंट में हमें फाइंड आउट करनी है एच आयन कंसंट्रेशन। एच आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी एच होता है, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऊपर दे रखी है उसी को देखो, KW/KB। अब एच आयन कंसंट्रेशन में सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखो इसमें सी कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। एच आयन कंसंट्रेशन में जो इक्वेशन उसको रिवर्ट मार दिया, KW तो वही है, और ये हमारे पास K/KB था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, KA/KB हो जाएगा। अगर हम करते हैं इस कंडीशंस में, तो हमारे पास KW तो अपनी जगह जैसे है वैसे रहेगा, और यहाँ प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ KA/KB हो जाता है। रही पीएच की बात, अब इसका पीएच निकालना है तो दोनों तरफ लोग लेके इसका पीएच निकाल सकते हो, और यदि वैल्यू याद रखनी है हमें कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो पीएच होगा 7 - 1/2 PKB -1/2 log C। बेस वाली कंडीशन में 7 + 1/2 PKB, सब वैल्यू किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। और एसिड वाले में सारी वैल्यू कैसे हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। लेकिन यदि हमारे पास वीक एसिड वीक बेस हो, तो पहली वैल्यू प्लस होगी, दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी। तो ये चार्ट यदि हमने ब्रेन में सेट कर लिया, तो हमें डेरिवेशंस को भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आगे हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो इसी चार्ट के ऊपर हम कंप्लीट प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसका हमें काफ़ी जगह यूज देखने को मिलेगा। आज मैंने आपसे जो पार्ट किया है, मैंने सोल्ट और हाइड्रोलाइसिस, क्या कौन कौन से सोल्ट हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस क्या है, और उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं। जो आगे लेक्चर होगा उसके अंदर आज जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, इन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। मुझे विश्वास है कि जो मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस एक काम आपको करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जो आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।